नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में नहीं रुक रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3,604 लोग वायरस से शिकार। पॉजिटिव केस की तादाद 70,000 के पार। लॉकडाउन के बीच आज शाम से चलेगी 8 एसी स्पेशल ट्रेन। अब तक 54,000 यात्रियों को मिला रिजर्वेशन। 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। कोरोना के खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन। हर जिले में हर महीने रूटीन चेकअप से अलग 800 चेकअप होंगे। पीएम मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम त्रिवेंद्र ने दिए सुझाव। ग्रीन जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की मांग की गई अनुमति। 1200 यात्रियों को लेकर काठगोदाम पहुंची ट्रेन। उत्तराखंड की धरती पर उतरते ही लोगों के खिले चेहरे। यात्रियों के चेहरे पर खुशी के भाव झलक उठे। 15 मई को खुलेगी बद्रीनाथ धाम के कपाट। पूजा में शामिल होंगे पुजारी समेत केवल 28 लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। गुजरात से यात्रियों को लेकर एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार की रात 11:30 पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों को ट्रेन से निकालने के लिए हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के 3 गेट खोले गए थे। यात्री ट्रेन की बोगी से अपना सामान लेकर बाहर निकले तो जिला प्रशासन के कर्मचारी नाम पता नोट करने के बाद उनको बताने के लिए मुस्तैद हो गए थे कि यात्रियों को किन बसों में बैठना है। गेट के मुख्य द्वार पर भाजपा की तरफ से पानी सहित खाने के अन्य सामान की व्यवस्था की गई थी। हल्द्वानी के यात्रियों को बरेली रोड स्थित जसवंत ग्रांड बैंक्वेट हॉल भेजा गया। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जनपदों के यात्रियों को गोलापार स्टेडियम में बसों के माध्यम से भेजा गया। उधम सिंह नगर के यात्रियों को बसों के माध्यम से तत्काल रुद्रपुर की तरफ भेजा गया और जिलाधिकारी समित बंसल, एसएसपी सुनील कुमार मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव, एसडीएम विवेक राय यात्रियों से पूछताछ कर व्यवस्था का जायजा ले रहे थे और इसी कारण स्टेशन पर कोई भी आपाधापी नहीं हो सकी। बस में बैठे यात्रियों ने एक सुर में कहा कि सूरत से यहाँ आने पर किसी को भाड़ा नहीं देना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद वे ट्रेन में सवार हुए और यहाँ चले आए। यहाँ अधिकारियों ने स्टेशन पर काफी अच्छा इंतजाम किया था। 1.5 महीने से सूरत में फंसे हुए थे। लगभग 50 दिन हमको हो गया। आज हम अपने गांव में पहुंच गए सुरक्षित। धन्यवाद। गुरुग्राम, उदयपुर और मोहाली में कुल 232 लोग अपने जनपद जमोली पहुंचे। बता दें आपको कि अब तक विगत 3,646 प्रवासियों की सुरक्षित घर वापसी हो चुकी है। जहां सुरक्षित अपने घर गांव पहुंचने पर प्रवासी बेहद खुश है, तो वहीं संकट की इस घड़ी में घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बता दें कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार प्रवासियों की गोचर मेला मैदान में बनाए गए स्टेजिंग एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, मेडिकल जांच का पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध एवं रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को फैसिलिटी क्वारंटीन में ठहराया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को घर वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अल्मोड़ा में अभी तक कुल 4,000 के लगभग प्रवासी लोग लाए जा चुके हैं। विगत 2 दिनों में ही गुड़गांव व हरियाणा में फंसे 1700 लोगों को अल्मोड़ा लाया जा चुका है, जिन्हें परिवहन विभाग की बस से अल्मोड़ा के होटल मैनेजमेंट संस्थान में लाया गया। वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए उनके घर भेजा जा रहा है। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण में जो लोग स्वस्थ पाए जा रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए उनके घरों को भेजा जा रहा है। कि अगर हम लोग कल से बात करें तो कल से अभी तक 1700 लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारा IHM है वहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी प्रवासी लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत हम लोग इन्हें अगर रात होती है तो हम लोग इनके जो हमारे सेंटर बनाए गए हैं तो वहाँ भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर ये विश्राम कर सकें। और अगर हम लोग दिन में करें तो हम लोग जैसे इनका यहाँ पर इनका चेकअप पूरा हो जा रहा है उसके बाद हम इनको होम क्वारंटीन के लिए भेज रहे हैं। और बसेस हम लोगों ने लगाई हुई हैं जिसमें कि जहाँ जहाँ पर जिस रूट के हैं तो उस रूट की गाड़ी बना के हम लोग इनके गंतव्य में पहुँचा दे रहे हैं। विकासनगर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर की अगुवाई में कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल ने तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर मृतक श्रमिकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए दिए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इस दौरान संजय किशोर ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में लगे लॉकडाउन के दौरान
पैदल अपने घरों को निकले श्रमिक हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिनके परिजनों को 15-15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही सरकार को उनके परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसको लेकर तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मांग को रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लाइनें कही हैं, देवालियों से मुझे क्या लेना, मैंने धरती पर कहीं स्वर्ग बनाए हैं। वो मजदूर जो लॉकडाउन के चलते सड़कों पर हादसों का शिकार हुए और अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको हमने प्रधानमंत्री से उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से मांग की है कि उनको 15-15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार का भरण पोषण का पूरा दायित्व सरकार ले और इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, उस चीज का ध्यान रखे। उत्तरकाशी में पहले कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में उसके 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व गुजरात के सूरत शहर से उत्तरकाशी लौटे कोरोना पॉजिटिव के 3 अन्य साथियों में कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीपी जोशी ने बताया कि ऋषिकेश स्थित एम्स से जांच रिपोर्ट आई है। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव युवक का भाई जो कि संपर्क में आया था, उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव है। पिछले सप्ताह कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के शहीद जवान शंकर सिंह महरा और मुनस्यारी के शहीद गोकर्ण सिंह चुफाल और अल्मोड़ा दनिया के शहीद दिनेश सिंह घर में जाकर एक संस्था के सदस्य भगवान कार्की की ओर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बनाया और सरकार से मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। सैनिक धाम के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उनको घर जाकर सांत्वना देते हैं और उनकी जो बातें होती हैं, जो समस्याएं वो उनकी होती हैं। और आज अभी इधर रुड़की के लक्ष्य में कोरोना संक्रमण के बीच अफवाहों का दौर भी जारी है। क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में तैनात एक रेडियोलॉजिस्ट को कोरोना पॉजिटिव होने की अफवाह तेजी से फैल गई, जबकि लक्ष्य प्रशासन ने इस अफवाह को सिरे से नकार दिया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि लक्सर के एक निजी अस्पताल संचालक का बेटा अंकित अग्रवाल रुड़की में एक नर्सिंग होम में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात है। इससे कुछ दिन पहले ही रुड़की के इकबालपुर निवासी एक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड किया था, जिसके बारे में बाद में ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अंकित को रुड़की में फैसिलिटी क्वारंटीन और उसके परिजनों को घर में ही क्वारंटीन कर दिया। लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक अनिल वर्मा ने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकित अग्रवाल को कोरोना होने की अफवाह को सिरे से नकारा है। देखिए, इसमें तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर है। जो व्यक्ति एक रुड़की से जो व्यक्ति था वो पॉजिटिव पाए गए हैं, ना कि लक्सर से था। और जो रेडियोलॉजिस्ट है यहाँ पर मिस्टर अंकित अग्रवाल, उनके द्वारा रुड़की में ही उनको अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया था रुड़की वाले हॉस्पिटल में। तो इमीडिएटली मैसेज आने के बाद एक तो जो रेडियोलॉजिस्ट है जो अग्रवाल जी हैं, उनको आइसोलेशन के लिए और क्वारंटाइन के लिए रुड़की भेजा गया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ओपीडीज चल रही हैं और इंडोर वगैरह चल रही हैं और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से पालन हो रहा है। ग्लव्स, सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह हमारे सभी हॉस्पिटल के स्टाफ को दिए गए हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। जो पेशेंट आते हैं उनका बाहर ही हाथ सैनिटाइज करवा के वो मास्क वगैरह ज़रूरी किया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। रुड़की में एक विशाल हॉस्पिटल है जिसमें से एक पैनक्रेटिस का पेशेंट था, वो डॉक्टर अंकित अग्रवाल है, वो वहाँ पे बैठते हैं। लक्सर के डॉक्टर यशपाल अग्रवाल के बेटे हैं और उस पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव आया। वो पहले से उसका एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसके संदर्भ में ही उनको हमने फैसिलिटी क्वारंटीन के लिए CBRI उसमें गेस्ट हाउस में उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। और उनके फादर को भी स्वतः ही वो भी चाह रहे थे कि हमको भी क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो हमने उनकी फैमिली को भी होम क्वारंटाइन किया हुआ है। बाजपुर कोतवाली क्षेत्र के कोसीकाता चौराहे के पास खनन से भरे ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि मृतक और घायल युवक दोनों ही गांव रतनपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक और ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर 3 राज्यों की सीमा को आसानी से लांघते हुए उत्तराखंड पहुंच गया, जिसमें स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो कि एक खतरे की वजह बन चुकी है। दरअसल 7 मई को हुए कोरोना टेस्ट वाले एक ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया गया है,
जो कि पंजाब राज्य से लोहे के एंगल लोड कर उधम सिंह नगर के बाजपुर में जा पहुंचा है। हालांकि जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तो बाजपुर पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढ निकाला और गिरफ्तार करने के बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री तैयार करनी शुरू कर दी। युवक को बाजपुर में ही पकड़कर कोविड हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती करा दिया गया है। ये जो एक ट्रक आया है अभी लोहा इसमें भरा हुआ है कि सुबह अराउंड 8 साढ़े 8 बजे हमें DCR पंजाब से एक कॉल आया था हमारे DCR यूडीएन पे कि एक व्यक्ति जो कि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ है वो एक ट्रक लेके पंजाब नंबर का यहाँ बाजपुर में और खटीमा में सामान उतारने आ रहा है। तो उस जो भी हमें की सूचना आई थी उस बेसिस पे हमने ये जो भी व्हीकल नंबर है इसे ट्रैक किया, इस व्यक्ति को ढूंढा और इसको अभी हमने सुशीला तिवारी भेज दिया है क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं पॉजिटिव है। और इसके साथ एक व्यक्ति और था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आइसोलेशन के लिए सैंपलिंग के लिए भेज दिया। प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रीन जोन में आने वाले पिथौरागढ़ में भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। बाहरी प्रदेशों से आ रहे लोगों को रखने की समुचित व्यवस्था न होने से पिथौरागढ़ वासी खौफजदा हैं। यहाँ प्रशासन की लापरवाही से बाहरी प्रदेशों से आ रहे प्रवासी खुलेआम सड़कों में घूम रहे हैं और बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में इनसे अगर कोई भी संक्रमित हुआ तो पहाड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोगों के साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में जहां सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो ऐसे यात्री हैं जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, समस्त जनपद द्वारा इसमें व्यवस्था किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में भी हमने इसका व्यवस्था किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होंगे उनका जो रहने की व्यवस्था होगी वो ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय चयनित किया जाएगा वहाँ पे उनको रखा जाएगा। इसके लिए ग्राम प्रधान, पटवारी और ग्राम प्रहरी को नोडल नामित किया हुआ है। इनके लिए जो भी भोजन और अन्य जो व्यवस्था होगी वो संबंधित ग्राम प्रधान जो है अपने 14वें वित्त से करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त हो गया है, उसके लिए भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। एक तो अचानक ये लोग आ गए हैं, थोड़ा हमने आज इस पर हम अभी जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत चिंता की विषय है कि जो ये अव्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज इस पर भी हमने संज्ञान में लिया है। अभी जिलाधिकारी से बात कर और तुरंत ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 1,87,000 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे भी ज़्यादा लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ये कहीं कोई सरकार की अपनी व्यवस्था नहीं है अभी तक। कैसे आप लाओगे, कैसे उनको गंतव्य में पहुंचाओगे, कहाँ उनको रखोगे, उनके खाने का इंतजाम क्या होगा, उनका रहने का इंतजाम क्या होगा, कहीं पर भी सरकार कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं कर रही। आप अभी पिथौरागढ़ के हाल देख लीजिए, पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। लॉकडाउन का असर पूरे देश में दिख रहा है। वहीं इस दौरान प्रशासन द्वारा मजदूरों और गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर अब लॉकडाउन का असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी दिखने लगा है। लंबे वक्त से चल रहे कोरोना लॉकडाउन से अब मध्यम वर्गीय परिवारों के पास राशन समेत अन्य खाने का सामान खत्म हो चुका है। साथ ही इन परिवार के पास जमा बैंक बैलेंस भी खत्म होने लगा है, जिससे कि अब इनके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का कहना है कि भले ही सरकार के द्वारा गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए 3 महीने का राशन दिया गया है, साथ ही किसानों को जनधन खाता योजना के अंतर्गत 500 रुपए दिए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, जितने भी लोग हैं उनके बैंक में जमा पूंजी भी उसमें खत्म होते जा रही है, जिससे उनको आने वाले समय में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इनमें वो लोग ज़्यादा हैं, जैसे मजदूर हो गया, नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ नाव, रिक्शा, फोटोग्राफर, गाइड, इनके जो जमा पूंजी थी अगले सीजन में जो इन्होंने कमाया था वो अब खत्म होने जा रही है, तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत। मार्च से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, 24 मार्च 25 मार्च से उसका असली जो मार पड़ी है वो मार पड़ी है मध्यम परिवार को, क्योंकि मध्यम परिवार वो परिवार है न वो अपना दुख दर्द जो है किसी को बता सकता है, न खुद पी सकता है और न कह पाता है, न उसके पास कुछ है, फैन है उनके लिए आया है। और जितने भी राहत पैकेज जो बांटे जा रहे हैं, आपदा के जो तहत जो बांटे जा रहे हैं, जिसमें राशन है, अन्य चीज़ें जो भी दी जा रही हैं, वो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले को दिया जा रहा है। उसमें मध्यम परिवार क्या हो रहा है, मध्यम परिवार जो है न कुछ कह पा रहा है और न कोई उसके लिए कह रहा है। नैनीताल में विधायक संजय वार ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे लगभग 320 रिक्शा चालकों और नाव चालकों को मॉल रोड स्थित बस स्टैंड में खाद्य सामग्री वितरित की। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान नैनीताल विधायक संजय वार ने कहा कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनने के साथ ही उनके सुझाव मांगे हैं, ताकि कैबिनेट के माध्यम से सरकार द्वारा उनके सुझाव पर
सार्थक पहल कर लोगों की मदद की जा सके। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के पर्यटन से जुड़े लोगों पर इसका खासा असर पड़ा है। व्यवसाय से जुड़े हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बातचीत भी की, उनके सुझाव भी सुने और उनके सुझाव आमंत्रित भी किए, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए। पर्यटन हमारे प्रदेश का मुख्य आधार है। अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे हमारे चार धाम हो, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल होटेलियर्स से लेकर जितने भी ऐसे व्यवसायी हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं। तो इस दिशा में यही कोशिश होगी कि कैबिनेट के माध्यम से भी, सरकार के द्वारा भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी मैंने अनुरोध किया है कि उनके सुझाव हमको मिले, उनकी जो मांग पत्र है वो हमको प्राप्त हो और हम सार्थक पहल करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सरकार से उनको किस तरीके से राहत दिलाई जा सके। लॉकडाउन के बाद से सड़कों और मंदिरों के बाहर भूखे बैठे जानवरों के चारे की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था, जिस कारण जानवर भूखे ही सड़कों और मंदिरों के आगे एक झुंड में दिखाई दे रहे थे। चाहे प्रशासन की बात करें या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, किसी का ध्यान इन भूखे जानवरों की तरफ नहीं गया। लेकिन कोटद्वार सिद्धबली मंदिर के रोज दर्शन करने के लिए आने वाले 2-3 स्थानीय निवासियों की नजर जब इन जानवरों पर पड़ी तो इन दोस्तों ने भूखे मर रहे जानवरों की सेवा करने का बेड़ा उठा लिया। तब से ये लोग अपनी कार में रोज इन भूखे जानवरों के लिए चारा पत्ती लेकर आते हैं और इन्हें खिलाते हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इन जानवरों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, तो हमने इन जानवरों की सेवा करने की विचार बनाया। तब से हम लगातार इन जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जिससे कि हमें बहुत सुकून मिल रहा है। कोई इनकी देखरेख करने वाला नहीं था, तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना इनको हम चारा देने की जवाबदारी उठा लें। वो जिम्मेवारी हमने उठाई और आज भगवान शिव बाबा की कृपा से आज हमारे को ये मतलब समझ लीजिए 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। हम लगातार इनके सेवा में लगे हैं। सेवा में क्या है भाई, इन बेचारों को खाना ही खिलाए, जो चारा देते हैं हम, ताकि इनका बेचारों को भूखा ना रहे और इनका जो है शरीर भी ठीक रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है। उत्तराखंड के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और उत्तराखंड में कोरोना आपदा कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन अब भी आम जनता से जहां मास्क लगाकर बाजार में निकलने की अपील कर रहा है, तो वहीं दुकानदारों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन जहां बाजार में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर बाजारों में निगाहें रखे हुए हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्ती के साथ गाड़ियों पर नजर रखता हुआ नजर आ रहा है, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा न फैले। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में छूट दी गई है, इससे ये तात्पर्य नहीं है कि लोग अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक है उसको छोड़ दें या मास्क पहनना छोड़ दें या अपने घरों से बाहर निकलकर और विचरण करने लग जाएं, क्योंकि संक्रमण बहुत गति से फैल सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों से अपील कर रहे हैं निरंतर रूप से कि वो लोग मास्क पहने। जहाँ पर हमको दिखता है कि कहीं पर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो हम उसको मास्क पहनाते भी हैं। इसी प्रकार से कोई सोशल डिस्टेंसिंग यदि बैंकों में या कहीं पर भी हम को चिन्हित किया करते हैं कि कहीं नहीं पहन रखा, तो उसको भी हम बोलते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अन्यथा आप जो है कोरोना का अपने घर तक ले जाएंगे और अपने परिवार में भी इसको संक्रमण कर देंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए और नियमित कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सूबे के राज्यपाल और कुलाधिपति बेबी रानी मौर्य की संस्तुति के बाद प्रोफेसर जोशी को कुमाऊं विवि का
विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। इस बारे में जब कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यतः टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, ट्रेनिंग प्रोग्राम सहित प्लेसमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकती है। आपको बता दें कि प्रोफेसर एनके जोशी गोवा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और इन्होंने 1981 में यहां से भौतिक विज्ञान में एमएससी पूरी की और फिर बाहर गए। कई विश्वविद्यालयों को अपने ज्ञान और बुद्धि से ऊंचाइयों में ले जाने वाले प्रोफेसर एनके जोशी एक बार फिर वहीं आ गए जहां से उन्होंने शिक्षा अर्जित की। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपके ये 3-4 चीज़ों में ध्यान दें, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्लेसमेंट, इन 4 चीज़ों में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी वन डे इट विल बी अमंग टॉप यूनिवर्सिटीज नॉट ओनली इन इंडिया, मे बी इन वर्ल्ड। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण आम लोगों के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें अब रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल विकासनगर क्षेत्र के आसपास फूलों की खेती करने वालों का भी है। फूलों की खेती करने वाले इन कृषकों की माने तो इन दिनों शादी और अन्य आयोजनों में उनके का फूल काफी डिमांड रहती थी और यहाँ से यह फूल आसपास के इलाकों में भी नहीं दिल्ली तक पहुंचते थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण अब उनके फूलों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसी भी तरह के आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इन लोगों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने को और उन्हें मदद दिए जाने की मांग की है। खेती कर रहे हैं तो जब से लॉकडाउन हुआ है ना फूल बिक रहा है, इसकी वजह से हम जो हमारे मजदूर लगे उनकी सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं और इस टाइम पे जो शादी वगैरह होती है, शादियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि शादी में भी हमारा फूल जाता है तो उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, लाखों का नुकसान हुआ है। और सरकार से निवेदन है कि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प करने की कोशिश। तेज तूफान ने उधम सिंह नगर जिले में तांडव मचाया। जिले के काशीपुर, बाजपुर और किक्षा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आपदा प्रबंधन द्वारा नुकसान का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जवाहर नगर निवासी युवक रुद्रपुर से घर लौट रहा था, तभी रामेश्वरपुरम के पास तेज तूफान की चपेट में आने से उसकी बाइक सड़क पर फिसल गई, जिसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरा मामला किक्षा के बड़िया क्षेत्र का है, जहां छत पर कपड़े लेने गई महिला और उसकी बेटी पर दीवार गिर गई, जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि बेटी घायल हो गई है। तीसरा मामला बाजपुर में मजदूरी करके घर जा रहे युवक की बाइक पर पेड़ गिर गया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और चौथा मामला काशीपुर का है, जहां एक राइस मिल में काम कर रहे मजदूर दीवार की भेंट चढ़ गया। दीवार टूटने से 3 मजदूर घायल हो गए। मिल मालिक द्वारा 3 को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया। ये जो तूफान आया था, महिमा राइस मिल में काम करते थे मजदूरी, और उनका बेटा भी उनके साथ था, जिसकी आयु करीब 18-20 साल की उम्र थी और व्यवसाय उनका मेहनत मजदूरी है, मतलब पल्लेदारी करते थे। अपनी परेशानी के कारण वो अपने लॉकडाउन के कारण मतलब परेशानी में अपने बेटे को भी मतलब मजदूरी करने के लिए ले गए थे। और उनमें एक बड़ा भाई का बेटा हमारा भतीजा आज़ाद अली है, जिसमें कि हमारे तीनों ही सदस्य परिवार मतलब मेरे ही परिवार के हैं, जिसमें 2 भतीजे हैं हमारे और एक भाई था जिनका इंतकाल हुआ है, जाकिर हुसैन का। 3 लोग आए, जिसमें से एक तो डेड बॉडी थी। जब वो आया तो हमने पल्स वगैरह देखी तो वो डेड था, उसका नाम जाकिर था। और 2 लोग थे, मोहसिन और आज़ाद, 25-26 साल के। एक की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी और एक की कमर की हड्डी और कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी। बता रहे थे कि अलीगंज में राइस मिल जो है उसकी दीवार गिरने से ये सब हादसा हुआ था। सितारगंज के किक्षा रोड पर कटगड़ी मोड़ पर उस समय एक गरीब मजदूर खराबा शाह उर्फ पप्पू के घर का छप्पर जल गया जब वह घर पर नहीं थे। दरअसल तेज आंधी तूफान के चलते बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से उनकी झोपड़ी में आग लग गई, जिससे उनके घर में रखा घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया, जिससे कि उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो तेज हवाओं के चलते आई आंधी से बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से अचानक उनके घर के छप्पर में आग लग गई। वहीं हादसे के समय घर पर कोई नहीं था, जिससे कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग से हजारों रुपए का नुकसान जरूर हो गया है। ग्राम कटगड़ी, जिला उधम सिंह नगर, तहसील सितारगंज से। और ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जो बिजली की लाइन गई है, 11,000 की लाइन है ऊपर से, वहाँ से स्पार्किंग हुई और इसमें एक झोपड़ी जल गई। ये गरीब लोग हैं, इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है, जो भी 10-20-30 हज़ार का नुकसान है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इसमें।
बेरीनाग के थल में रामगंगा नदी में एक गुलदार बह रहा था। इसकी सूचना सत्याल गांव के ग्रामीण युवाओं ने प्रधान को सूचना दी, जिस पर ग्राम प्रधान ने वन विभाग डीडीहाट के अधिकारियों को बताया, जिस पर वन विभाग कर्मचारी और स्थानीय युवाओं ने मृत गुलदार का शव नदी से बाहर निकाला। मृत गुलदार की लंबाई 1.5 मीटर बताई जा रही है। वन विभाग के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कर मौत के कारणों की जांच करने की बात कही है। गुलदार नर है। पानी में होने के कारण मृत गुलदार का शरीर पूरा फूला हुआ था। कई दिन पुराना होने के कारण गुलदार के शव से दुर्गंध आ रही थी। गुलदार के सभी अंग सुरक्षित हैं। विकासनगर के कोतवाली अंतर्गत बाजार चौकी क्षेत्र में ड्राई क्लीनर की दुकान में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।